नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जिस भी धर्म को आप मानते हो भाई बहुत बहुत नमन है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये 15 मिनट का शो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है क्योंकि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम लगा हुआ था, तो वहाँ पर भी लगातार कंटिन्यूअस मैराथन थी 3 दिन तक। इसीलिए माफ़ी चाहेंगे कि थोड़ा सा इंटरप्शन आपको लेना पड़ा, बट अब कोशिश करेंगे कि ये ऐसे एज इट इज़ कंटिन्यूड रहे। चलिए आज के सेशन को आप सभी भाइयों के साथ स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ आपके साथ चलने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और आप सभी से बहुत विनम्र प्रार्थना है कि अगर नहीं ज्वाइन किए हों तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारा डेटा मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ स्पेशली यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू में पूरे हिस्ट्री के सेक्शन के साथ जुड़ता हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश माध्यम में। इसके अलावा पेपर 5 को मैं आपके साथ डील करता हूँ और इंटरनल सिक्योरिटी की मैं बात करता हूँ आपसे, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा फोकस जो रहता है वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, क्योंकि जितनी आप आंसर राइटिंग करते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा मैं आपके साथ यहाँ बोर्ड पर आंसर राइटिंग करता हूँ। क्योंकि मुझे एक चीज़ का बहुत अच्छे से ज्ञान है कि आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग और आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के तरीकों पर ही निर्भर करता है। जितना गंभीरता से मेंस तैयार, उतनी गंभीरता से प्रीलिम्स भी आपकी रडार में आ जाता है। कभी भी कोई प्रॉब्लम रहती है एग्जामिनेशन रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी रहे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आपके साथ और आज के इस पहले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज बताने का प्रयास कीजिएगा। द टेक्स्ट योग वशिष्ठ was translated into Persian during the reign of Akbar. Okay, who among the following was the translator? अकबर के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध ग्रंथ योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अनुवादक आपको देखने के लिए मिला था? फर्स्ट अब्दुल कादिर बदायूनी, ओके। सेकेंड निजामुद्दीन पानीपती, थर्ड हाजी इब्राहिम सरहिंदी एंड फोर्थ वन इज योर नकीब खान। क्या लगता है भाई आंसर आपको? ओके, आशा करता हूं आंसर आपने दे दिया। फिलहाल आप जानते तो हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, निजामुद्दीन पानीपती। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है इसने रामायण का स्पेशली रामायण जो है, हाँ रामायण का ही था, रामायण का जो है वो फारसी में ट्रांसलेशन किया था। कुछ हद तक इसने महाभारत का भी ट्रांसलेशन में भूमिका निभाई थी, लेकिन महाभारत का रज़्मानामा के साथ महाभारत जो है उसका रज़्मानामा के नाम से ट्रांसलेशन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्पेशली किया गया था आपके क्या कहते हैं, फैजी के द्वारा, है ना। तो उसके द्वारा किया गया था महाभारत रज़्मानामा। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेदा का जो है वो ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, रामायण हो गया। निजामुद्दीन पानीपती बिल्कुल सही है। योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। सबसे पहले से लेके सबसे बाद के क्रम में आपको इसको लगाना है। पहला है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द दहसाला सिस्टम, सेकेंड है प्रमलगेशन ऑफ द महजर सिस्टम, थर्ड है एबोलिशन ऑफ द जजिया टैक्स, फोर्थ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इबादत खाना। व्यवस्थित करें दहशाला प्रणाली का कार्यान्वयन, महजर की घोषणा, जजिया कर का उन्मूलन, इबादत खाने की स्थापना। क्या लगता है आपको आंसर? चलिए आंसर की तरफ आपके साथ चलते हैं। देखिए ये तो लगभग 1580s के पश्चात ही आपको आता हुआ दिखाई देगा। महजरनामा की घोषणा 1579 के आसपास आपको दिखाई पड़ेगी। महजरनामा को बनाया किसने था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महजरनामा को प्रिपेयर करने वाला अबुल फजल के पिता का नाम क्या था।
आप मुझे बताएंगे। जजिया कर का उन्मूलन तो स्पेशली 3 चीजें आपको बताई जाती हैं, 1562, 1563, 1564। सबसे पहले इसने जजिया टैक्स को दास प्रथा को बैन लगाया, फिर पर्दा प्रथा को किया था, फिर उसके बाद जजिया टैक्स को हटाया था। इस प्रकार से इसने 3 एक्ट किए थे, स्पेशली 1562, 1563, 1564। 63 में से इसको हटा दिया था, फिर तीर्थ यात्रा टैक्स को सबसे पहले हटाया था। फिर इबादत खाने की स्थापना 1575 के आसपास की गई थी। तो अब इस हिसाब से आप कर लीजिए, सबसे पहले 3 आना चाहिए, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद महजरनामा आएगा, उसके बाद दहसाला प्रणाली आएगी। तो आइन ए दहसाला टोडरमल पद्धति स्पेशली लागू की गई थी इसके द्वारा। ऐसा नहीं है कि टोडरमल इसका पहला दीवाने आला हुआ करता था, इससे पहले भी दीवाना आला रह चुके थे। तो ऐसा मत कहिएगा कि पहला था, मुजफ्फर अहमद करके हुआ करता था, वो पहले रह चुका था। ठीक है, तो ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अकबर कंस्ट्रक्टेड द फेमस बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी टू कॉमेमोरेट हिज मिलिट्री विक्ट्री ओवर विच रीजन। अकबर ने किस क्षेत्र पर अपनी सैन्य विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये बेसिकली कहते हैं कि अतारकिन के नागौर के दरवाजे से भी इंस्पायर्ड था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। फिलहाल फतेहपुर सीकरी जो था किस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया गया था। तो आशा करता हूं कि आप इसके आंसर को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मुजफ्फर खान थर्ड को बेसिकली डिफीट किया गया था और मिर्जा अजीज कोका को वहां के प्रशासन का पूरा कार्यभार दिया गया था। कहां का? यहीं पे अकबर ने समुद्र के दर्शन किए थे और क्या कहते हैं, जो पुर्तगाली है उनसे मीटिंग की थी और उनको इनवाइट भी किया था। तभी पुर्तगाली फिर इबादत खाने में आए भी थे। कौन कौन? फादर एक्वाविवा एंड मंसेरात। कौन कौन? सी इज योर राइट आंसर। गुजरात, गुजरात इज योर राइट आंसर। हाँ, गुजरात इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 1582 में अकबर ने दीने इलाही नामक एक नया धार्मिक मार्ग या आचार संहिता को शुरू किया था। इसे स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू दरबारी कौन थे? एकमात्र हिंदू दरबारी कौन थे? तो दीने इलाही अकबर ने किया था, धार्मिक मार्ग या आचार संहिता। तो कौन था एकमात्र? राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, तानसेन, बीरबल। तो आप जानते हैं दैट इज महेश दास, दैट इज राजा बीरबल, जो पहले रीवा के रामचंद्र जो राजा थे रामचंद्र उनके दरबार में थे, बाद में आए थे स्पेशली इनके महेश दास। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्टोरिक बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576-14 between the Mughal forces and the Maharana Pratap of Mewar. Who led the Mughal army in this battle? ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान, राजा मान सिंह फर्स्ट, महाबत खान या आसफ खान? कौन था जिसने इसका स्पेशली इसको लीड किया था? तो आशा करता हूं कि आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। तो बैरम खान को तो आप जानते हैं कि बैरम खान का तो पतन हो ही चुका है पूरी तरीके से, 1560 में ही हो गया था। गुजरात में जब जा रहा था तब क्या कहते हैं, एक पठान जो था उसने बेसिकली उसकी हत्या भी कर दी थी, है ना, जब मक्का की तरफ जा रहा था। महाबत खान जो है ये आपको जहांगीर के समय में दिखाई पड़ेगा। महाबत खान जहांगीर के समय में, ये महाबत खान ही था जिसने जहांगीर को अरेस्ट करने का प्रयास किया था। तब सूझबूझ काम आई थी किसकी? नूर जहां की। तब जाकर के जहांगीर को छोड़ा गया था। आसफ खान जो है ये शाहजहां का ससुर है, दैट इज आसफ खान। आसफ खान वो भी है एक, और एक आसफ खान वो था जिसकी हत्या अकबर ने करवाई थी स्पेशली, है ना। राजा मान सिंह फर्स्ट, तो आंसर कहां पर जाएगा? बी की तरफ ही जाएगा, राजा मान सिंह फर्स्ट की तरफ ही आंसर आपका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय अबुल फजल serves as the primary official source detailing the administration, statistical data and court regulation of Akbar's empire? अबुल फजल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के साम्राज्य के प्रशासन, सांख्यिकी, डेटा और दरबारी नियमों का विवरण देने वाला एक प्रारंभिक और प्राथमिक और आधिकारिक स्रोत है? अकबरनामा, आईने अकबरी, तारीख अल्फी, मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख क्या लगता है?
देखिए अबुल फजल की किताब का नाम है दैट इज अकबरनामा। अकबरनामा इसकी बुक का नाम है, अकबरनामा। और अकबरनामा की जो तीसरी जिल्द है वो कहलाती है आईने अकबरी, वो कहलाती है आईने अकबरी। आईने अकबरी में अगर आप देखेंगे तो प्रशासन, सांख्यिकी, डेटा, दरबारी नियमों का विवरण दिया गया है। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि अबुल फजल ने बाइबल का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। फारसी भाषा में उसने अकबरनामा लिखा जो 3 भागों में बटी है। इस अकबरनामा को लिखने में 7 सालों का वक्त लगा था, तो 7 ईयर में इस बुक को लिखा गया था। पहले भाग में अगर देखें तो तैमूर से हुमायूं और दिल्ली के सूरी सुल्तानों के इतिहास का वर्णन है, मतलब हुमायूं, दिल्ली के सूरी सुल्तानों के इतिहास तक का वर्णन है। दूसरे और तीसरे भाग में देखें तो 1602 तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन किया गया है। शेर शाह को इसमें षड्यंत्रकारी बताया गया है और हुमायूं की असफलता का कारण उसके दुर्भाग्य को बताया गया था। आईने अकबरी का सबसे इंपॉर्टेंट अकबरनामा का सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट भाग है आईने अकबरी, जिसमें मुगल प्रशासनिक प्रणाली का जिक्र किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुगल प्रशासनिक प्रणाली स्पेशली इसका जो जिक्र किया गया है वो किसमें किया गया? आईन ए अकबरी में किया गया, आईन ए अकबरी में किया गया, ठीक है। तो आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी जो है राजनीतिक इतिहास नहीं है, अपितु इसमें शासन दिया गया है, साहित्य दिया गया है, संस्कृति, धर्म और कला इत्यादि की चर्चा की गई है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी अगर होगी कभी भी तो हमेशा याद रखेगा आईने अकबरी को टारगेट किया जाता है, इसलिए आईने अकबरी को आप बहुत कायदे से देखें, ठीक है। तो राजनीतिक इतिहास नहीं है, इसमें शासन, प्रशासन, साहित्य, संस्कृति, धर्म, कला इत्यादि की चर्चा की गई है। आंसर क्या हो जाएगा? आईने अकबरी। तो आज का सेशन फिर यहीं पर है, लेकिन आप सभी भाइयों बहनों से एक विनम्र निवेदन है, 6 दिसंबर को अगर आप फोकस कर रहे हैं तो 6 दिसंबर के लिए पूरी तरीके से अपने आप को रेडी कीजिए। क्यों? क्योंकि इस बार की भर्ती सबसे बड़ी है और सिलेक्शन एट एनी कॉस्ट इस बार लेना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो का मेरे पास फ़ोन भी आता है, बार मुझे कहते हैं कि सर हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्री ही नहीं निकल पा रहा है। तो आखिर क्यों प्री नहीं निकल पा रहा है? जैसे वो मेरे पास कनेक्ट करते हैं, आपकी भी अगर ऐसी ही कोई समस्या रहे तो आप जरूर कनेक्ट कीजिएगा। हो सकता है कि एज अ बड़े भाई या छोटे भाई के रूप में मेरा जो अनुभव है वो आपके लिए काम यहाँ पर आ सके। फिलहाल हमारी मॉनसून एंड सेल भी चल रही है। 15 तारीख जो है लास्ट डेट है, आप सभी बहुत बेहतर रूप में जानते हैं। 15 तारीख अभी तक 60% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है आप इसको अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, इसमें उतने डिटेल में हम आपको बताएंगे और उतनी चीजें बताएंगे कि जितना आपके लिए जरूरी है। मेरा यह मानना है और अभी तक का अनुभव है कि अगर आप हमारे साथ यहां जुड़ते हैं तो विश्वास मानिए कि प्रीलिम्स की परीक्षा में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा पर्सनल भी आपके साथ यहां पर मार्गदर्शन रहता है कि मैं अपने अनुभवों से आज तक कभी भी प्रीलिम्स में असफल नहीं हुआ, तो आप क्यों असफल हो रहे हैं? तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से भी आपको इसमें लीड करने का प्रयास करता हूं। ऐसे ही आरओ एआरओ के लिए हो तो आरओ एआरओ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो फाउंडेशन में हमेशा प्लैटिनम बैच को ही ज्वाइन करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रहे आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और किसी बैच को लेना हो तो आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं, साई लाइव। तो साई को पहले याद कर लीजिएगा, साई को, उसके बाद फिर आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। यह हमारा ऑफिशियल नंबर है 9289996923, या आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कीजिए, बोलिए कि सुमित अरोड़ा सर से हमारी बात हुई है, वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देंगे और एक अच्छा मेरा मार्गदर्शन भी आपको वहां पर प्राप्त दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।